पापा दुनिया से चले गए, खेती किसानी में कुछ हो नहीं रहा, इनकम का कोई सोर्स नहीं था, सिर पे कर्जा हो चुका था, लोगों ने मिलना बंद कर दिया। जब मैं 2 साल का था मेरी मां की डेथ हुई। आज इस नेशनल प्लेटफॉर्म पे आपको बता रहा हूं, मेरी मां पैसे नहीं होने की वजह से मरी थी, क्योंकि मेरी मां को जो मेरी छोटी बहन पैदा हुई तो डिलीवरी के टाइम पे ब्लड नहीं था उसके अंदर, मतलब खून की इतनी कमी थी। उस समय ग्राम पता नहीं होता था, 6 ग्राम 7 ग्राम कितना होता है, बहुत साल पहले की बात है, ये 50 साल पहले की बात है, शायद 47-48 साल पहले की बात। जितने साल का मैं हूं उसमें से 2 माइनस कर दो तो शायद 46-47 साल होगा, मेरा 48-49-50, मेरे को पूरी उम्र भी पता नहीं है मेरी कि मैं कितने साल का हूं, क्योंकि वो तो एक गुरुजी टीचर लिखते थे वही डेट ऑफ बर्थ होती थी, वो तो 1977 है। लेकिन अब उसमें कोई 2 साल आगे पीछे करते हैं तो कोई 49 बोलता है, कभी 50 बनता है, कभी 48 बनता है, जो भी हो वट एवर। आज से 50 साल पहले ब्लड जांचने की मशीनें तो नहीं होती थी, हीमोग्लोबिन तो चेक नहीं होता था, लेकिन जब डॉक्टर के पास आते थे तो डॉक्टर बता देता था कि खून की कमी है। और मेरे पिताजी गांव में रहते थे, किसान थे, तो पौष्टिक भोजन तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और पौष्टिक भोजन ना होने की वजह से जब गर्भावस्था में एक मां को डबल अच्छा भोजन चाहिए होता है, उसको खुद के लिए भी और उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके लिए। लेकिन उस दौरान वही दाल रोटी, वही घर में जो हमारा जो रेगुलर फूड बनता है वो फूड होता है। ज्यादा करो तो थोड़ा बहुत घी दूध दही छाछ खा लेते हैं गांव में रहने वाले, वो सोचते हैं पौष्टिक है, पौष्टिक नहीं है, उसमें आयरन नहीं है, उसमें कैल्शियम नहीं है। और उसकी वजह से, कम ब्लड की वजह से शरीर साथ नहीं देता। मैं मेडिकल लाइन में 20 साल से काम किया, शरीर साथ नहीं देता। तो जब बच्चा पैदा होता है तो कई बार ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और वो ब्लीडिंग रुकती नहीं है, और उस समय इंजेक्शन की जरूरत होती है, ऑक्सीटोसिन वगैरह इस टाइप के कुछ इंजेक्शन, इथामसिल वगैरह टाइप के इंजेक्शन डॉक्टर्स यूज करते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर बच्चे के पैदा होने के बाद, आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी से पहले भी लगाते हैं, बाद में भी लगाते हैं। बहुत सारे मेडिकल लाइन के जो लोग हैं वो समझते होंगे क्या करते हैं। वो सुविधाएं नहीं थी। शहर से 10 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, और जब मेरी बहन पैदा हुई, मैं 2 साल का था, तब मेरी मां को वो ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। बहुत देर बाद पिताजी को समझ में आया कि यार ये तो मामला खराब हो गया, तो किसी दूसरे गांव में गए, मेरे जैसे, जो बाद में मैं झोला छाप डॉक्टर बना, तो मैं कहता हूं मेरे जैसे डॉक्टर, वो डॉक्टर को लेके आए। 5 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में डॉक्टर थे, पैदल गए, पैदल उनको लेके आए। और पैदल जब उनको लेके आए तो उन्होंने आते ही हाथ खड़े कर दिए, बोले यार सैर ले जाओ। तो सैर लाने के लिए पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे सैर लाने। बड़ी मुश्किल से वो दौड़ते हुए शहर आए, 8 किलोमीटर पैदल मेरे पापा दौड़ते हुए आए, और आके यहां से जीप किराए पे की, और वो जीप लेके गांव गए और मेरी मां को लेके आए। और जब तक डॉक्टर के पास लाए इतना ब्लड बह चुका था कि मेरी मां की डेथ हो चुकी। आप कहते हो पैसा खुदा नहीं है, मैं कहता हूं साला खुदा से कम भी नहीं, क्योंकि अगर उस दिन पैसे होते ना दोस्त, मेरी मां नहीं मरी। और हिंदुस्तान में ऐसे रोज केस आप सुनते हो जो पैसे की कमी से चले गए। हाँ, कई संतोषी लोग होंगे, कई बहानेबाज लोग होंगे, कई वो मैं क्या कहता हूं कामचोर लोग होंगे जो ये बातें कर सकते हैं कि क्या पैसा ही सब कुछ है। मैं कहां कह रहा हूं पैसा सब कुछ है, पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीजें, बट बिना पैसे के कोई चीज नहीं। पैसा हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2 साल का एक बच्चा जिसकी मां चली गई दुनिया से, सोचो वो कैसे पला हो, कैसे उसके पिता ने उस बच्चे को पाला हो। मेरी छोटी बहन को तो मेरी माँ की जो सगी सिस्टर थी मेरे ताऊ जी के घर में थी, वो ले गई, उन्होंने पाला पोसा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को कैसे पाला मेरे पिता ने? आप सोच के देखो कैसे जीवन जिया, कैसे मेरे को पढ़ाया लिखाया। मेरा सपना था मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, क्यों? ताकि किसी और की मां ना आए, मैं समाज सेवा करूं। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया, हकीकत से रूबरू होता गया, मुझे समझ में आया अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो कोई समाज सेवा नहीं होती आपसे, कोई समाज सेवा नहीं। टीसी सर आज देश की आर्थिक आजादी की बात करते हैं क्योंकि उनके पास वो सिस्टम है, वो पैसा है। लेकिन आप और मैं नहीं कर सकते हैं कुछ, पहले हमें पैसा चाहिए। जिसको खुद को तैरना नहीं आता वो दुनिया को तैराकी नहीं सिखा सकता। जिसको खुद को साइकिल चलाना नहीं आता वो दूसरे को साइकिल चलाना नहीं सिखा सकता। जो खुद गरीब है वो दूसरे को अमीर नहीं बना सकता, और जो खुद बीमार है वो दूसरे को स्वस्थ नहीं बना सकता। दुनिया का नियम है। आपको तब कर सकते हो किसी और के लिए जब वो आपके पास पहले आ चुकी है चीज, पहले आपके पास वो है।
9वीं क्लास तक की पढ़ाई की, कुपोषण की वजह से बीमार हुआ। ध्यान से सुनिएगा, कुपोषण की वजह से बीमार हुआ। मेरे को अर्थराइटिस टाइप की बीमारी हुई जिसमें मेरे सारे जोड़ जाम हो गए। मैं चल नहीं सकता था, मैं टॉयलेट नहीं बैठ सकता था, उठ नहीं सकता था। और 9th क्लास में मैं पढ़ रहा था, सपना डॉक्टर का था, और वो 10th क्लास में एडमिशन हुआ, 9th जैसे तैसे करके पास की, 10th में मेरा एडमिशन हुआ। इतना ज्यादा बीमार हो गया कि चुनाव करना पड़ा, पढ़ाई और जिंदगी। जिंदगी को चुना, पढ़ाई को छोड़ दिया, लेकिन प्राइवेट पढ़ता रहा फार्म भर के। और उसमें भी बाद में प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई? 400 रुपए देने थे। मैं डीएवी स्कूल में पढ़ता था, जहां पे 400 रुपए साल में एक बार फीस देनी होती थी। वो एडमिशन फीस कह लो, वो एग्जाम फीस कह लो, कुछ भी कह लो, और वो मेरी दी हुई नहीं थी। वो मेरी दी हुई नहीं थी। और मैंने वो फीस देने के लिए पिताजी को बोला। पिताजी ने मुझे 500 रुपए दे के बोला। मैंने पिताजी से 400 रुपए मांगे, पिताजी ने मुझे 500 रुपए दिए। बेटा तेरी दवाई खत्म हो गई है। चाहे तो 400 रुपए से दवाई लिया, 400 रुपए स्कूल वालों को दिया, चाहे तो 500 रुपए से बीकानेर से दवाई लिया, क्योंकि उस समय मेरा बीकानेर से इलाज चलता था, जो 200 किलोमीटर दूर है मेरे गांव से। और मैं दवाई लेने गया, बीकानेर से दवाई ले, पढ़ाई छूट गई। फिर वही इलाज के लिए किराना शॉप पे नौकरी किया, क्योंकि पापा 400 रुपए भी दे नहीं पाते, हर महीना उनको देते थे ना, तो बहुत तकलीफ होती। ये 92 की बात है। 32 साल पहले 400 रुपया हर महीना आज के 20,000 रुपया होता है। और एक गरीब किसान हिंदुस्तान के अंदर, मेरे को नहीं लगता 20,000 रुपये महीना अपने बेटे के लिए खर्च कर सकता, उसके इलाज के लिए। करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उस दौरान फिर उनका सब कुछ बिक जाता है, बीमारी डायन सब खा जाती है। जैसे वो गाना आया था ना, लगान में, महंगाई डायन खाए जाते हैं, वैसे बीमारी भी डायन ही थी, वो खा जाती। एक किराना शॉप पे नौकरी की कि पापा के ऊपर बोझ ना बने। और वहां से फिर एक झोला छाप डॉक्टर से डॉक्टरी सीखा, ताकि खुद के पैरों पे खड़ा हूं, खुद का बिजनेस कर। और उसके बाद में शादी हो गई, फैमिली बन गई, पापा कैंसर से दुनिया से चले गए। आज आपको बताऊं, मेरे पापा इसलिए दुनिया से कैंसर से गए क्योंकि हमारे पास 10 लाख रुपए नहीं थे टाटा मेमोरियल या राजीव गांधी में जाके दिल्ली बॉम्बे इलाज करवाने। डॉक्टर ने बोला वहां जाओ तो ऑपरेशन हो जाएगा, इनके लीवर में कैंसर है, हो सकता है डॉक्टर पूरा लीवर काट दे और लीवर किसी से डोनेट करवा के दोबारा लीवर डाल दे, क्योंकि लीवर दोबारा भी बन जाता है। मैंने मेरे पापा को बोला दिल्ली चलने का बोल रहे हैं डॉक्टर। मेरे पापा ने कहा 10 लाख रुपए लगेंगे, जितनी जमीन है सारी बिक जाएगी, मैं बच भी जाऊंगा तो बाद में मैं करके रहूंगा, लेकिन अगर मैं मर जाऊं और जमीन बच जाएगी तो तुम अपना पेट पाल लोगे, तुम बच्चों का पेट पाल लोगे, भूखे नहीं मरोगे। क्या बात करते हो आप? कहते हो पैसा कुछ भी नहीं है। क्या करते हो आप? क्या बात बोलते हो आप यार? पैसा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं पैसा सब कुछ है, कसम खुदा की, खुदा से कम नहीं है। लोग भगवान की पूजा करते हैं, मैं भगवान की पूजा करता हूं, तो मैं भगवान को एक प्रार्थना करता हूं, यार पहले आदमी को एक अच्छा स्वास्थ्य और एक अच्छा पैसा दे देना। सर्वे भवन्तु सुखीन सर्वे सन्तु निरामयाः। सुखी तभी रह सकता है आदमी जब पैसा हो, जब वो सपने पूरे कर सकता हो, जब जरूरतें पूरी कर सकता हो। पापा दुनिया से चले गए, पापा दुनिया से चले गए, खेती किसानी में कुछ हो नहीं रहा, इनकम का कोई सोर्स नहीं था, सिर पे कर्जा हो चुका था, लोगों ने मिलना बंद कर दिया। आज वो अगर ये वीडियो देखेंगे तो वो शायद अपना सिर खुजा लेंगे कि ये क्या बोल रहा है, पूरे हिंदुस्तान को बता रहा है हमारे बारे में कि हम इतने निर्दयी थे, निर्दिष्ट थे। यस, आप नहीं, कोई भी आपकी जगह होता ना दोस्तों, तो ऐसा ही। सुख में सारी दुनिया साथ आती, वो सफलता में सारी दुनिया साथ, लेकिन जब मेरे घर में 2 वक्त का खाना नहीं था ना, किसी ने आके नहीं पूछा था जिंदगी कैसी चल रही। दुख में सिर्फ भगवान साथ होते हैं, खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, वो साथ होते हैं, बाकी कोई साथ नहीं होता है दोस्त। आप कहते हो पैसा कम है, तो क्या फर्क पड़ता है? मैं कहता हूं बहुत फर्क। आप कहते हो पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, मैं कहता हूं सभी बुराइयों की जड़ पैसा नहीं है, कम पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। पैसा सभी समस्याओं की जड़ नहीं है, कम पैसा सभी बुराइयों की जड़। मैंने नहीं देखा मुकेश अंबानी के घर में पैसे की वजह से लड़ाई होती है, मुकेश अंबानी की और नीता अंबानी। मैंने नहीं देखा आकाश और अनंत के घर में बीच में पैसे के लिए लड़ाई होती है। अरे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों अलग हुए, पता चला, हल्की सी बातें हुई, मीडिया में आई, दोनों भाई अलग हो गए, बिजनेस अलग कर लिया, दैट्स इट। मैंने तो नहीं सुना अखबार में कि पैसे की लड़ाई में भाई ने भाई को काट दिया।
लेकिन मैं तो रोज अखबार में, रोज अपने परिवार में सुनता हूं, कलयुगी बेटे ने मां को मारा क्योंकि मां ने पैसा नहीं दिया था। कलयुगी बेटे ने बाप को मारा, बाप ने बेटे को मार दिया, भाई ने भाई को मार दिया, पत्नी ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया। 99% समस्याओं की जड़ कम पैसा है, कम पैसा है। घर का गुजारा चलाने के लिए दूध बेचना पड़ा, दूध बेचने का व्यवसाय, वो भी एक दोस्त की सलाह पे, थैंक गॉड, जो उसने मेरे को बोला कि काम करने में कोई शर्म नहीं है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, उस काम को किस ढंग से किया जाए इस पे डिपेंड करता है कि काम छोटा है या बड़ा है। और उसके कहने पे मैंने दूध बेचना शुरू किया। दाल रोटी ठीक चल रही थी, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट हमेशा कंपटीशन से भरा हुआ होता है। आपको मालूम ही नहीं कि ट्रेडिशनल मार्केट में आपको कब कौन सा कोई शिकारी आएगा और आपका शिकार कर लेगा। एक दोस्त आया और उसने मेरे को कंपटीशन में नीचे गिरा दिया, मेरा दूध का धंधा चौपट हो गया। लेकिन थैंक गॉड एक और दोस्त मिस्टर रामोतार चावला का, जिसने मुझे धक्के से आरसी बिजनेस ज्वाइन कराया। जब उसने प्लान दिखाया था ना, नहीं समझ में आया। अगर आप आज किसी को प्लान दिखा रहे हो और उसको समझ में नहीं आ रहा है ना, टेंशन मत लीजिए, उस पर गुस्सा मत होइए, उस पर नाराज मत होइए। ये बिजनेस डिजाइन ही ऐसे ही बना हुआ है कि पहली बार में किसी को समझ में नहीं आता है। मेरे को भी नहीं समझ में आया, बट उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक और शख्स जो मेरे दोस्त के अंकल थे, उन्होंने आके मेरे को थोड़ा ठीक ढंग से समझाया और ये बिजनेस मेरे को समझ में आया और मैंने इसको बिल्ड किया। शुरू में इसमें भी मेरे को बहुत सारी दिक्कत है, बहुत सारे चैलेंज आए। लोगों को बताता था, लोग नहीं मानते, लोग नहीं सुनते थे, घर वाले भी विरोध करते थे, परिवार वाले भी विरोध करते थे। जब मेरे को कोई आके बोलता था ना, तू ये क्या कर रहा है, मैं उसको बोलता, आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार। बस आप मुझे ये बता दीजिए, अगर मैं आज मर जाऊं तो मेरी फैमिली को 20-25 हजार रुपए महीने की रॉयल्टी इनकम बढ़ते क्रम में क्या आप दिलवा सकते हो? मेरा सीधा सवाल होता था। मेरी पत्नी आज भी मेरे को बोलती है, सबसे ज्यादा मरने के बारे में आप बोलते हो, शर्म नहीं आती आपको? मैं बोला, हर फिल्म में हीरो मरता है, हर फिल्म में हीरोइन मरती है, तो वो तो अब तक मर जाने चाहिए थे। अमिताभ बच्चन आज तक पता नहीं कितनी बार कितनी फिल्मों में मरे होंगे, लेकिन फिर भी है हमारे बीच। बोलने से कुछ नहीं होता। मैं ये थोड़ा ही बोल रहा हूं भगवान मुझे मार दे, भगवान मुझे मार दे। मैं तो कहता हूं भगवान मुझे 200 साल जिंदा रखना, ये मेरी ख्वाहिश है। क्यों? आज ही तो मेरे को बहुत सारी चीजें तो इस बिजनेस में आके मिली है। जिससे आदमी को एक जिंदगी जीने के लिए जो चाहिए वो सब कुछ तो यहां आके मिला है। अब कौन इस दुनिया को छोड़ना चाहता है? लेकिन मैं जब उनको बोलता तो मैं उनको बोलता, क्या आप गारंटी दे सकते हो? बोले नहीं दे सकते। तो मैंने कहा, मैं इसलिए इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं कि जिस दिन मैं इस बिजनेस में रॉयल्टी आ जाऊंगा, टेक्निकल आ जाऊंगा, उस दिन मैं अगर दुनिया से चला भी जाऊंगा ना, तो मेरे परिवार को यह बिजनेस संभाल लेगा। मेरी टीम में लाखों लोग हैं जो इसको संभाल लेंगे। मेरी टीम में लाखों लोग होंगे, मेरा एक नेटवर्क होगा। धीरू भाई अंबानी दुनिया से चले गए, मुकेश और अनिल को रिलायंस ने संभाल लिया, क्योंकि एक एम्पायर खड़ा करके गए। मैं इसलिए बिल्ड कर। तो मुझे बोलते थे क्या है ये सब, तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। लेकिन मैं एक भी फिर कहना चाहूंगा, कभी भी मत बोलिए क्या पैसा ही सब कुछ है, क्योंकि पैसा वास्तव में ही सब कुछ है दोस्तों, वास्तव में सब कुछ है बहनों। पैसा बहुत बड़ी चीज। कोशिश करिए, ये जन्म आपको मिला है ना, इस जन्म को सफल बनाइए। और आरसिम तो एक ऐसा तोहफा है हमारे हाथ में, टीसी सर का दिया हुआ, कि इससे हम वो सारी चीजें एक साथ कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। खुद का भी भला कर सकते हैं, दूसरों का भी भला कर सकते हैं। बीसी सर कहते हैं ये तो विन 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 सिचुएशन वाला बिजनेस है। ईमानदारी से बताइए, हिंदुस्तान के 95% लोग क्या अपने सपने जी रहे हैं, अपने सपनों की लाइफ जी रहे हैं? मैं बताता हूं आपको, हर चीज का डेटा है मेरे पास। कल अत्री जी ने बहुत बड़े डेटा समझाए थे, बहुत अच्छे डेटा समझाए थे। 1 करोड़ बच्चे हर साल बेरोजगार रहते हैं, क्योंकि 1 करोड़ कुछ लाख का डेटा उन्होंने बताया था। 1 करोड़ शायद 20-24 लाख का था, जिसमें से नौकरी जो मिलती है वो शायद 20-25 लाख को मिलती है। 1 करोड़ लोग हर साल बेरोजगार पैदा हो रहे हैं हमारे देश में। और अभी तक का हिंदुस्तान का जो डेटा है, आप नोट कर लीजिएगा, गूगल चेक कर लीजिएगा, फिक्की केपीएमजी की वेबसाइटें खंगाल लीजिएगा। 95% इंडियंस 25,000 से कम रुपया महीने का कमाते हैं। 95% आबादी 25,000 रुपए महीना से भी कम कमाती है।
आप देखिए किसी के घर में अगर 4 लोग हैं ना, तो उनकी 1 लाख रुपए की आमदनी नहीं होगी। आमदनी 25,000 होगी, खाने वाले 4 होंगे, या 50,000 होंगी, खाने वाले 6 होंगे। इस टाइप से है। अब मुझे आप एक बात बताइए, 25,000 रुपए महीना, क्या एक आदमी अच्छी जिंदगी जी सकता है 25,000 रुपए महीने में? कावेरी मैम कह रही है नो। नो क्या सर। 25,000 रुपए में एक आदमी, मैं आपको 800 रुपए रोज दूं और आपको बोलूं आप लग्जरी लाइफ जी लो सरिता बहन, क्या जी सकती हो? नहीं सर। नहीं जी सकते, नो सर। नहीं जी सकते। तो इसका मतलब हिंदुस्तान के 95% लोग तो कभी लग्जरी लाइफ का सपना देख सकते हैं, जी तो सकते ही नहीं है। जी तो सकते ही नहीं है ना। सपना देख सकते हैं, हकीकत में नहीं कर सकते हैं सपने। हकीकत में सच नहीं कर सकते। केवल 10% आबादी है इस देश की जो 25,000 से ऊपर कमाती है, और उसमें भी 5% आबादी ऐसी है जो अपनी सपनों की जिंदगी जी पाती है। क्यों? कुछ लोग रुपया तो 25,000 कमा रहे होंगे, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होगा। वो अपने बच्चों के साथ कहीं जा नहीं सकते, वो अपनी मर्जी से कहीं बैठ नहीं सकते, वो अपनी मर्जी से कुछ खा नहीं सकते, अपनी मर्जी से सो नहीं सकते। उनके पास पूछो तो बोलते हैं मरने की भी फुर्सत नहीं है। पैसा तो बहुत है, बट टाइम नहीं है। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो तो मेरे को लगता है हिंदुस्तान में 2% लोगों के पास भी नहीं है। आदमी है तो सब कुछ है, आदमी गया तो सब कुछ गया। लेकिन आप जिस बिजनेस को देख रहे हैं, वो बिजनेस आपको ये सारी चीजें दे सकता है जो हिंदुस्तान के 2, 5, 10% लोगों के पास है। आपको अनलिमिटेड मनी मिल सकता है, अनलिमिटेड पैसा मिल सकता है, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो इस बिजनेस का सबसे पावरफुल पार्ट है, वो आपको मिल सकता है। हम सबके ये सपने हैं, बट हमारी हकीकत जो है ना वो कुछ अलग है। हम सबके सपने ये है, बट हकीकत ये है। घूमने जाते हैं तो नानी दादी का घर होता है, घर में रहने की बात आती है तो बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में फ्लैट होता है, बच्चे पढ़ाने की बात आती है तो एक ऑर्डिनरी स्कूल होता है, और व्हीकल की बात होती है तो फर्स्ट हैंड या सेकंड हैंड बाइक या स्कूटर होता है, और उसमें भी आधी से ज्यादा चीजें ईएमआई बेस होती है, यानी कर्ज में होती है। ये जिंदगी है, ये हकीकत है। चाहत तो ये है, चाहत तो ये वाली है, लेकिन हकीकत ये वाली। और इस हकीकत से यहां का जो सफर है, यहां से यहां का जो सफर है, यहां से यहां का जो सफर है, ये सफर को पूरा करने के लिए मेरे को लगता है आज तक हमने सारे प्रयास किए, लेकिन हम नाकाम रहे। एकमात्र आरसीएम बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो यहां से यहां तक हमें आसानी से ला सकता है। और ये मेरी जिंदगी में हुआ है, मेरी पहले की जिंदगी ये थी, बल्कि इससे भी बदतर जिंदगी। मेरा गांव का घर तो जब मैं आरसीएम ज्वाइन किया था तो बिल्कुल सेम ऐसा था। राजदूत मोटरसाइकिल अंदर खड़ा रहता था, यहां तो दीवारें शायद पक्की दिख रही है, मेरे गांव में तो कच्ची थी। मेरा घर कच्ची ईंटों से बना, लेकिन आज ये वाली लाइफ में जी। राजदूत की जगह मेरे पास स्कूटा कार है, 20 लाख रुपए की आती है दोस्तों, और वो भी तीसरी है। पहली अल्टो थी, दूसरी एसेंट थी, तीसरी स्कूटर। पहले कच्चे घर में रहता था, अभी मेरा खुद का 1 से 1.5 करोड़ का घर बन रहा है। खुद का घर, गांव में भी पक्का घर बन, शहर में भी बन। शहर में दूध बेचने आता था, सपना होता था 1 इंच जगह अपनी हो जाए तो भी मजा आ जाए। आज 1 इंच नहीं है, कई हजार स्क्वायर फीट जगह है। आज इनकम की बात करें, बच्चे सारे मेरे अच्छे स्कूलों में पढ़े, 2 बेटियां 1 बेटा, तीनों बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े हैं। और अगर पैसे की बात करें, पिछले साल की इनकम 35 लाख रुपए। 35 लाख रुपए मेरे को लगता है हिंदुस्तान में एक ठीक ठाक जिंदगी आदमी जी सकता है। और मैं तो कहता हूं अभी तो ये पार्टी शुरू हुई है, अभी ये एंड नहीं हुआ है। मेरे को मेरे भतीजे ने थोड़े दिन पहले पूछा, श्रीधा दीदी अंकल आपका रिटायरमेंट कब है? फिर मेरे एक अंकल ने भी पूछा, मैंने कहा मेरे तो अभी स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट हुआ है। रिटायरमेंट होती नहीं है हमारे धंधे, ट्रांसफरेबल है। बोलता है फिर भी कोई गोल होगा। मैंने कहा 5 लाख रुपए महीने का गोल, और वो अगले 2 साल में अचीव कर लो, अगले 2 साल में अचीव कर लो। बोला फिर? मैंने कहा फिर मेरे अपलाइन है राजाराम जी, और कल उन्होंने स्टेज से ही बोला था, या तो मैं बड़े फंक्शन में होता हूं, या मैं गांव में बुजुर्गों के साथ होता हूं, या मैं विदेश में होता हूं। मैं भी कुछ ऐसा ही करूंगा। मेरे अपलाइन है इंद्राज सर, उन्होंने अपनी जेब से पैसे लगा के 3, 4, 5 करोड़ रुपए लगा के एक गौशाला खोली है, वो गायों की सेवा करते। मैं भी कुछ मस्ती करूंगा। हालांकि मेरा पैशन, मेरा जुनून, मेरा सब कुछ आरसीएम है,
तो शायद मैं आरसीएम के अलावा और कुछ ना करूं। तो बोला फिर पैसा 5 लाख। मैंने कहा वो तो आएगा, फिर वो 5 से 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा। ये सपने हैं और ये हकीकत है। और इन सबकी समस्या, सपने और हकीकत के बीच की जो समस्या है वो पैसा है। और सही बोलो तो पैसा नहीं है, कम पैसा है, कम पैसा है। रॉबर्ट कियोसाकी ये चार्ट दिखाते हैं, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। इधर 95% दुनिया रहती है, इधर 5% दुनिया रहती है। और इस 95 से 5 में आने की रास्ता हिंदुस्तान के 95% लोगों के पास सिर्फ एक रास्ता है, वो है डायरेक्ट सेल। क्योंकि वो अरबों रुपए लगा के बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते हैं, वो करोड़ों रुपए लगा के वारेन बफे, राकेश झुनझुनवाला साहब, मोतीलाल ओसवाल साहब जैसे, रामदेव अग्रवाल साहब जैसे इन्वेस्टर नहीं बन सकते। प्रयास करते हैं बनने का। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में लगे रहते हैं, सारा दिन मैं देखता हूं, दुनिया भर के डीमेट अकाउंट खुले हैं। उनको लगता है हम रामदेव अग्रवाल साहब जैसे बन जाएंगे, हम विजय केडिया जी जैसे बन जाएंगे, आशीष कसोलिया साहब जैसे बन जाएंगे, राकेश झुनझुनवाला जी जैसे बन जाएंगे। दोस्त, मैंने एक टेप में सुना था, अमीर बनना सरल है बट आसान नहीं। सरल तो है कि कुछ बने बनाए नियम आप उनको फॉलो कीजिए, आप अमीर बन जाएंगे, बट आसान नहीं है। क्योंकि अगर आसान होता तो कोई भी गरीब नहीं होता, सब अमीर होते। मैं दावे के साथ कहता हूं आपको, सेबी का ये डेटा बताता है कि 98% लोग जब अपना पैसा कमाते हैं तो 2% लोग कमाते हैं। स्टॉक मार्केट ये है। आपको लगता है कि हम 2% में आ जाएंगे, आपको लगता है कि मैं 2% बन जाऊंगा, लेकिन आप बन नहीं सकते, आप बन नहीं सकते। उसको बनने के लिए आपको, राकेश झुनझुनवाला जी का एक शब्द मेरे को याद है। राकेश झुनझुनवाला जी ने एक बार टीवी में उनका एक इंटरव्यू था, और मिहिर भट्ट जो जी बिजनेस पे उस समय मैनेजिंग एडिटर होते थे, उन्होंने उनसे सवाल पूछा था कि सर कुछ बता दीजिए ताकि हम भी इन्वेस्टर को कुछ सिखा सकें। तो राकेश झुनझुनवाला जी ने एक शब्द बोला था कि अगर मिहिर तुम सिखाने वाले होते, वो क्लिप मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे। उन्होंने तो बहुत हार्ड शब्दों में बोला था, मैं उतने हार्ड शब्द यहां इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी बहुत बेबाक बोलते थे। वो हार्ड शब्द उन्होंने जो बोले थे टीवी पे, नेशनल टीवी पे आके, मैं वो शब्द नहीं बोल रहा हूं, मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूं। उन्होंने बोला अगर तुम सिखा रहे होते तो तुम यहां पे जी बिजनेस की नौकरी नहीं कर रहे होते, तुम राकेश झुनझुनवाला की जगह बैठे होते और तुम्हारा इंटरव्यू कोई और ले रहा होता। दोस्त, आपको टीवी नहीं सिखा सकता है स्टॉक मार्केट, आपको सोशल मीडिया नहीं सिखा सकता है स्टॉक मार्केट, आपको यूट्यूब पर नहीं सिखा सकता है स्टॉक मार्केट, आपका म्यूचुअल फंड एडवाइजर नहीं सिखा सकता है आपको स्टॉक मार्केट, जो आपको एसआईपी के पाठ पढ़ाता है। मेरे एक दोस्त है पारस जी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्टार एमरेड अचीवर है मेरी टीम में, रेलवे में क्लास 1 ऑफिसर है। उनको एक दिन उनके एडवाइजर ने आके बोला, सर अगर आपने नौकरी ज्वाइन की थी तब अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे होते ना, तो आज आप करोड़ों रुपए आपके पास होते। 20 साल पहले अगर आपने एसआईपी शुरू की होती, तो उसने ऐसे बोला 20,000 पहले आपने अगर 10,000 की एसआईपी शुरू की होती ना, तो आज करोड़पति होते आप। मैं बिलासपुर गया, उन्होंने मेरे को बोला यार उसने ऐसा बोला, और एसआईपी कमाल की चीज है। मैंने कहा यस सर, एसआईपी सेविंग करने के लिए कमाल की चीज है, बट आप करोड़पति नहीं होते। बोले क्यों? आप ही तो कहते हो मैथमेटिक्स झूठ थोड़ी बोलता है, नंबर्स कभी झूठ थोड़ी बोलते हैं। मैंने कहा यस आई नो, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। 20 साल पहले आपकी सैलरी कितनी थी? बोले 11,000। 11,000 में से 10,000 रुपए की एसआईपी कर सकते थे क्या? बोले नो। आज आपकी 2 लाख रुपए की सैलरी है, तो आप कह रहे हो 10,000 की एसआईपी की जा सकती है, लेकिन 11,000 कमाते वक्त 10,000 की कर सकते थे क्या? बोले नो। कितने की करते? बोले 1,000 2,000। तो उस समय 1,000 2,000 की करते, तो जैसे जैसे सैलरी आई हुई है वैसे वैसे करो, तो आज क्या होते? करो आप कैलकुलेट। और जब उन्होंने कैलकुलेट किया तो मेरे को बोलते हैं यार बॉस ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा हाँ। बोले चलो शुक्र है, मेरे को एसआईपी समझ में नहीं आई, नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आई, आरसीएम में आज मेरी इनकम 2 लाख रुपए, रेलवे भी 2 लाख देती है, आरसीएम भी 2 लाख देती। अगर मेरे को गलती से एसआईपी समझ में आ गई होती और आरसीएम समझ में नहीं आई होती, तो एसआईपी से तो मैं करोड़पति बनता नहीं, इधर आरसीएम से जो बना वो ही और रह जाता। समझदार को इशारा काफी है, ज्यादा मैं समय लगाऊंगा नहीं तो आप ये बोलोगे पता नहीं आत्माराम सर और बीसी सर और डांटेंगे, बोलेंगे तेरे को बोलने के लिए क्या भेजा था और बोल के तू क्या आ गया। एक तस्वीर है आपकी आंखों के सामने, जरा गौर कीजिएगा इस पिक्चर पे। 2 आदमी है जो सब्जी बेच रहे हैं। एक ये भाई है नीचे ठेले वाला,
जो ये सब्जी बेच रहा है। रोज सुबह उठता है, सब्जी की दुकान में जाता है, मंडी में जाता है, सब्जियां खरीदता है और सब्जियां लाता है, बेचता है। सुबह रोज उठ के 4 बजे मंडी में आता है और बढ़िया बढ़िया सब्जी खरीदता है और लाके यहाँ पे बैठता है और पूरे दिन आप और मेरे जैसे लोग जाते हैं और ये सब्जी बेचता है। आइए बहन जी, आइए भाई जी, आइए बहन जी, आइए भाई जी, आवाज लगाता है। बहुत मीठा बोलता है, बहुत प्यार से बोलता है। रोज के 500-700 रुपए कमाता है, जिससे इसका घर चलता है। आप इमेजिन कीजिए, आप थोड़ा सा दिमाग के ऊपर 1-2 मिनट के लिए आंख बंद करके एक तस्वीर बनाइए। अगर ये आज बीमार हो जाए, क्या इसके घर का चूल्हा कल जलेगा? अगर ये आदमी बीमार हो जाए, क्या कल इसके घर में चूल्हा जलेगा? जवाब है नो। भगवान ना करे इसके साथ कोई हादसा हो जाए और ये कल सब्जी बेचने ना आए, इसका परिवार का हाल क्या होगा? शायद कुछ लोग बोलेंगे सड़क पे आ जाएगा। यस, आई नो, ऐसा हो सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि अकेला आदमी है, भगवान के दिए हुए 24 घंटे का दिन है और 2 हाथ है। 24 घंटे का दिन है, 2 हाथ है भगवान के दिए हुए, और आदमी अकेला है, चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। इसके पास लिमिटेशन ऑफ मैन पावर और लिमिटेशन ऑफ टाइम है, इसलिए लिमिटेशन ऑफ मनी है। इसके पास लिमिटेशन ऑफ टाइम और लिमिटेशन ऑफ मनी है, मैन पावर है। अकेला आदमी और भगवान के दिए 2 हाथ और 24 घंटे का दिन। दूसरी तरफ ये रिलायंस फ्रेश है, जिसमें अंबानी जी की सब्जियां बिकती है। किसी ने फ्रेंचाइजी लिया हुआ है, 98%, 90%, 95% जिसने फ्रेंचाइजी लिया है वो कमाता है। 5% अंबानी जी को रॉयल्टी के रूप में देता है। और ऐसे 1000 फ्रेंचाइजी आज इंडिया में, ये आउटलेट्स है रिलायंस फ्रेश के। ज्यादा ऐसा 1300 कुछ है। एक आउटलेट में अगर 5 आदमी भी काम करते हैं और 1000 भी है, तो 5000 लोग अंबानी जी के लिए काम कर रहे हैं। बात को समझिएगा थोड़ा सा। नेटवर्क में काम कितनी बड़ी ताकत होती है। काम बुरा नहीं है, काम किस ढंग से किया जा रहा है इस पे डिपेंड करता है वो काम बुरा है या अच्छा है। सब्जी बेचने का काम बुरा नहीं है, किस ढंग से सब्जी को बेचा जा रहा है ये समझ लेना बहुत जरूरी है। उससे फर्क पड़ता है काम अच्छा है या बुरा है। 1000 रुपए का अगर बिक्री हो एक रिलायंस फ्रेश में, सिर्फ 1000 रुपए की, तो 1000 मल्टीप्लाई 1000 करो कितना होता है? 10 लाख रुपए की सब्जी बिकती है अंबानी जी की रोज। 5 आदमी भी काम कर रहे हैं तो 5000 लोग काम कर रहे हैं अंबानी जी के लिए। और अगर एक रिलायंस फ्रेश 100 रुपया भी अंबानी जी को देता है तो 1 लाख रुपया अंबानी जी की कीमत होती है, रोज की आमदनी होती है रोज की। क्योंकि अंबानी जी ने एक सब्जी बेचने वाली दुकान नहीं लगाई, 1000 आउटलेट्स खोले। उन्होंने टाइम की लिमिटेशन को, अगर एक आउटलेट 10 घंटे खुलता है, 1000 आउटलेट 10,000 घंटे टाइम जनरेट करता है एक दिन में अंबानी जी के लिए। लिमिटेशन ऑफ टाइम और लिमिटेशन ऑफ मैन पावर को अंबानी जी ने ब्रेक किया, लिमिटेशन ऑफ मनी अपने आप ब्रेक हो गया। यह है गेम समझने का। ये छोटा काम है मैं नहीं करूंगा, ये बड़ा काम है मैं नहीं करूंगा, इससे मेरी इज्जत कम हो जाएगी, इससे मेरा नाक कट जाएगा, इससे समाज में पता नहीं क्या क्या होगा। इस गलतफहमी से बाहर निकलिए। काम कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता है, काम किस ढंग से किया जा रहा है इस पे डिपेंड करता है काम छोटा है या बड़ा है। एक और उदाहरण से समझिए। ये मेरे भाई साहब है दूध बेचने वाले, ये मेरे जैसा एक दूध वाला भैया है। आत्माराम सेम यही था। सुबह 4 बजे उठ के काम पे जाता था, दोपहर को 2 बजे आता था, और जब त्योहार वगैरह का सीजन होता था तब शाम को 4 बजे जाता था, रात को 8 बजे दोबारा जाके आता था। हर दिन भगवान से एक प्रार्थना करता था, हे भगवान मैं सही जा रहा हूं रोड पे, गलती से कोई ट्रक वाला अगर आंख बंद कर ले, नींद आ जाए उसको, रात की नींद हो और उसका ट्रक का स्टीयरिंग घूम जाए, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। रूह कांप जाती थी दोस्त। लेकिन दूसरी तरफ एक दूध वाला है, अमूल वाले सरदार, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों आउटलेट्स खोल दिए इंडिया में। सेम रिलायंस फ्रेश जैसा काम कर दिया। सब्जी बेचने का काम अच्छा है, आप बोलोगे खराब है। अंबानी से पूछो ना खराब है कि अच्छा है। दूध बेचने का काम खराब है कि अच्छा है, आप बोलोगे खराब है। अमूल वाले सरदार जी से पूछो। तीसरा काम, ये मोची है, जूते बना रहा है, इसकी भी सेम कहानी है।
बहुत बढ़िया मेहनत करता है, बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत बढ़िया जूते बनाता है, लेकिन गलती से दुर्घटना, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु, चार में से कोई एक चीज इसके सामने आ जाए, इसके परिवार की रूह कांप जाती है, इसकी रूह कांप जाती है। लेकिन दूसरी तरफ बाटा ने हजारों शोरूम खोल दिए, उसमें भी यही मोची जूते बनाता है, लेकिन बाटा के पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी सब कुछ है। एक और उदाहरण से समझिए, ये समोसा वाला है बेचारा, सारा दिन समोसे बनाता है और बेचता है, इसकी भी कहानी कुछ ऐसी है। लेकिन समोसा जंक्शन वाला उसी समोसे को नेटवर्क से बेचता है। ये अम्मा है, 70 साल की उम्र है, रेस्ट करने की उम्र होती है ना, तब काम करना पड़ता है पेट के लिए, क्योंकि काफी पेट का सवाल है। दूसरी तरफ इडली स्ट्रीट वाला नेटवर्क बना देता है उसी इडली को बेचने का। मेरे दोस्त, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, मेरी बहनों, काम छोटा बड़ा नहीं होता है। याद रखना, काम किस ढंग से किया जा रहा है इस पर डिपेंड करता है कि वो काम कैसा होता है। ये आपके सामने है, जोमेटो, स्विगी, पिज्जा हट वगैरह, KFC वगैरह, मैकडोनल्ड वगैरह, सारे के सारे दे ऑल आर नेटवर्क फ्रेंचाइजी। इन सबने फ्रेंचाइजी क्रिएट किए, इन्होंने सबने फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस बनाए, नेटवर्क बनाए, और ये सारे अमीर हो गए। और इस देश के 95% लोग जिस चीज को गाली देते हैं वो नहीं जानते कि वो क्या, किसको गाली दे रहे हैं। ईसा मसीह को जब सूली पे टंगाया जा रहा था तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, इनको माफ करना, ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मैं आपके लिए भी यही प्रार्थना करूं, भगवान इनको माफ करना, ये नहीं जानते कि ये किसको मना कर रहे हैं। इस धरती का सबसे शक्तिशाली जो वेपन है ना, जो गरीबी रूपी दानों का नाश कर सकता है पूरी धरती से, वो वेपन को आप मना कर रहे हो, उस धंधे को आप मना कर रहे हो जो आपके जनरेशन टू जनरेशन आपके परिवार की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है, उस चैन को तोड़ सकता है जो पीढ़ियों से गरीबी की चली आ रही है। मैंने तोड़ा उस चैन को, ब्रेक किया है मैंने, और आप भी कर सकते हो। उस चैन को ब्रेक कर सकते हो आप, जो चैन सदियों से कोई नहीं तोड़ पाया। आपको यह मौका दिया है भगवान ने कि आप उस चैन को ब्रेक करने वाले बने, आप वो शख्सियत बने, आप वो अपने परिवार का चैंपियन बने, जिसके लिए आने वाली सदियां ये बोले, आने वाली जनरेशन ये बोले, सदियों तक ये बोले कि यस, इस बंदे ने वो चैन को तोड़ा, वी प्राउड ऑफ हिम। हम इस पे गर्व करते हैं कि इस बहन ने, इस मां ने, इस पत्नी ने, इस बेटी ने, इस दुनिया में एक शब्द लिख लेना, अगर आपको नेटवर्क बनानी है ना तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। चाहे आप कम पढ़े लिखे हैं, चाहे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, चाहे गांव के हैं, चाहे शहर के हैं, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आप कौन है। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है, नेटवर्क बनानी है, तो याद रखना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये सारी दुनिया के अंदर जितने लोगों को आप अमीरों को जानते हो, उन सबके पास नेटवर्क है। एक और उदाहरण से समझिए, नाई का काम, बाल काटने वाले का काम कैसा होता है? क्या प्राउड करने लायक होता है? नहीं होता है। क्या कोई अपने नाई बनाना चाहेगा, सैलून खुलवाना चाहेगा? नहीं। लेकिन एक और सैलून वाला, एक और नाई भी है, नाम है जावेद हबीब। हवाई जहाज खरीदा है उसने, और मजे की बात यह है उसके सैलून में जो बाल काटते हैं वो यही भाई है, इसी के जैसा होता है जो बाल काटता है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम को किस ढंग से किया जाए इससे डिपेंड करता है कि वो काम छोटा है या बड़ा है। एक और उदाहरण दिखाता हूं, मेरे एक होम्योपैथी वाले डॉक्टर है, यहां पे दोस्त है, डॉक्टर मनोहर। मैं थोड़े दिन पहले उनके पास गया, कुछ जुकाम की कुछ छोटे बच्चे के लिए दवाई लेने, मेरे नातिन के लिए। उन्होंने दवाई दी, वो 2-3 दिन में ठीक भी हो गई। मैं दोबारा उनके पास गया, डॉक्टर साहब मेरे को एक बात बताओ। डॉक्टर साहब का बेटा था वहां पे, वो भी होम्योपैथी डॉक्टर बन गया मनोहर। मैंने कहा बेटा ईमानदारी से बताओ, आप भी इधर ही आ गए क्या? बोला हाँ। आपने कोई और फील्ड नहीं चुना? बोला चुना था, लेकिन फिर मेरे को लगा यही ठीक है। वो आज भी 50,000 रुपये महीना कमा, एक ठीक ठाक सा उनका घर है और ठीक ठाक सा छोटा सा एक दुकान में क्लिनिक होगा, 200-300 रुपए में इलाज कर देते हैं आदमी। आपके शहर में भी ऐसे होंगे, मैं तो ही नहीं कर रहा हूं उनके धंधे, बहुत बढ़िया प्रोफेसर, बहुत बढ़िया धंधा, बहुत अच्छा इलाज करते हैं। बट कोई भी बच्चा होम्योपैथी डॉक्टर नहीं बनना सकता, क्योंकि बोलता है उसमें कमाई नहीं है। कमाई है, डॉक्टर बत्रा भी होम्योपैथी के डॉक्टर है।
उन्होंने बत्रा क्लिनिक खोल दी, डॉक्टर बत्राज, वो भी होंगे, लेकिन उनके पास खुद का हवाई जहाज, क्योंकि उन्होंने होम्योपैथी डॉक्टरों का नेटवर्क बना दिया। शक्ति प्रोफेशन में नहीं होती है, शक्ति नेटवर्क में होती है। शक्ति प्रोफेशन में नहीं होती है, शक्ति नेटवर्क में होती है। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब को पढ़िए उठा के, रिच डैड पुअर डैड को, पता चलेगा। पढ़िए बिजनेस स्कूल को, पढ़िए 21वीं सदी का व्यवसाय, पढ़िए कैश फ्लो क्वाड्रेंट, पता चलेगा कि मैटकॉफ का नियम क्या कहता है। मैटकॉफ का नियम कहता है कि लीवरेज की शक्ति इस दुनिया में हर चीज को ऊपर उठाती है, और लीवरेज की शक्ति नहीं हो तो कोई भी चीज ऊपर नहीं जाती है, ग्रोथ नहीं होती है, लीनियर ग्रोथ होती है। और लीनियर ग्रोथ से कभी अमीरी नहीं आती है, अमीरी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से आती है, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सिर्फ नेटवर्क से मिलती है। इसलिए पावर को समझिए। एक और उदाहरण से समझिए, टैक्सी। क्या टैक्सी चलाना अच्छा काम है? अच्छा माना जाता है? नहीं माना जाता। लेकिन ओला वाले ने उसी खराब काम को नेटवर्क के साथ जुड़ा और टैक्सियों का नेटवर्क बना दिया। कोई ओला की खुद की कार नहीं है, कोई ओला का कहीं भी कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई ओला के पास शोरूम नहीं है। जैसे मेरे पास आरसी में ना तो कोई दुकान है, ना कोई शोरूम है, ना कोई स्टाफ है। एक आदमी ने मेरे को पूछा, आपका टर्नओवर कितना होता है? मैंने कहा 30-35 करोड़ साल का होता है। फैक्ट्री किधर है? मैंने कहा भाई मेरे को तो मालूम नहीं टीसीजर ने किधर किधर लगा रखा। हाँ, भीलवाड़ा में है, गुवाहाटी में है, हो रहा है, लेकिन मैं कभी गया नहीं ज्यादा फैक्ट्रियों घूमने। बोला एम्प्लॉय कितने हैं? मैंने कहा कोई नहीं है। बॉस? कोई नहीं है। कोई बिल कोई नहीं है। नो इलेक्ट्रिसिटी बिल, नो ऑफिस, नो स्टाफ, नो लेना नो देना। बोला 35 करोड़ का टर्नओवर साल का करते हो, कुछ भी नहीं करते हो। मैंने कहा यस, क्या करते हो? मैंने कहा नेटवर्क। बोला अच्छा, जोड़ा जोड़ी का काम। अरे तेरी जय हो तेरी यार, मतलब नेटवर्क कहते ही लगता है जोड़ा जोड़ी। अरे जोड़ा जोड़ी के बगैर तुम बनोगे कैसे यार? तुम अमीर बनना है तुम्हें, तो इस बात को समझना पड़ेगा कि नेटवर्क इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। तुम सबसे बड़ी शक्ति को ना कर रहे हो यार। ये होटल का देख लीजिए, ये अमेज़न किताबें बेचती है। 28 साल पहले जो बेजोस इस धरती का दूसरे नंबर का सबसे अमीर आदमी है, बोलता है 28 साल मैंने दुकान पे बैठ के किताबें बेची, सेकंड हैंड किताबें बेची, अमीर नहीं बना। 28 साल किताबें बेची, और उसके बाद वो कहता है मैंने एक दिन किताबों बेचने वालों का नेटवर्क बना दिया और मैं धरती का सबसे अमीर आदमी बन गया। अमेज़न A to Z आज अमेज़न के ऐप को बिकता है। नेटवर्क बना दिया। कहां है अमेज़न का ऑफिस? कहां है अमेज़न की फैक्ट्री? कहां है अमेज़न की कुछ शोरूम वगैरह? कहीं नहीं है। नेटवर्क है। नेटवर्क वो अदृश्य शक्ति है जो आपको इस दुनिया में बिलियनियर बना सकती है, ट्रिलियनियर बना सकती है। ये रहा आत्मा नाम आपके सामने। आप बोलोगे इतना चीख चीख के बात क्यों करते हो सर? इसलिए करता हूं क्योंकि यहां से यहां की जर्नी मैंने तय की है ड्यू टू नेटवर्क। इतनी बड़ी शक्ति है दोस्त। ये अभी इसकी हालत देखते ना आप, तो बाबा लगता पूरा। हमारे एक साथी है बीसी सर के ऑफिस के स्टाफ है, नाम है मिस्टर अमित कुमार, और वो इस जूम को सुनेंगे ना तो बड़ा हंसेंगे, वो इस वीडियो को देखेंगे ना तो बड़ा हंसेंगे। कल बीसी सर के बिलासपुर प्रोग्राम के टिकट दिलवाने थे और बीसी सर ने कहा था अमित से ले लेना, तो मैं कश्यप जी को मिलवाने के लिए गया, जो बिलासपुर से है मेरी टीम में, एमरल्ड अचीवर है टीआर कश्यप जी। तो मैं कश्यप जी को, अमित को फोन किया, मैंने कहा यार वो टिकटें दे दो, कश्यप जी आए हुए हैं उनको दे दो, वो ले जाएंगे। तो वो पारा सर जी, कश्यप जी, मैं, सारे लोग हम खड़े थे वहां पे न्यूट्रीचार्ट पेवेलियन जोन 1 में, हम लोग खड़े थे और वहीं अमित आ गए। तो जैसे ही हमने अमित को देखा तो कश्यप पारा सर जी ने बोला, अरे ये क्या हाल है, बुड्ढे जैसे लगने लगे हो आप, तो बुड्ढे जैसे लगने लगे हो आप। तो मैंने धीरे से बोला, मैंने कहा ये हाल बिना नेटवर्क ऐसे ही हो। तो अमित पीछे से हंस के बोलता है, दादा बात तो सही कह रहे। मधुसूदन बिहार से है, एमरल्ड अचीवर है, शायद आप जानते हो, अपराजिता भी है। और कल बहुत मतलब क्या कि जबरदस्त वो अपराजिताओं का जो स्टेज पे प्रोग्राम था कितना शानदार था, मैं तो देख के हैरान हो गया उसको। वो एक दिन मेरे को बोलती है, अंकल ये राज क्या है, इस फोटो में आप बुढ़े से लगते हो, इधर आप जवान लगते हो। मेरी कोई ताकत नहीं है, ये नेटवर्क की ताकत है, आरसीएम की ताकत, ये आरसीएम की ताकत।
कल बीसी सर ने मेरे को बोला, बहुत स्मार्ट लग रहे हो यार। मेरे बेटे को पूछते हैं ये क्या करते हैं आजकल, बोला कल कुछ नहीं, आपका आशीर्वाद है। दोस्त, नेटवर्क बुजुर्गों को भी जवान बना सकते हैं। आप भट्ट साहब को देखिए, बीसी सर को देखिए, जिंदगी में आपको जो चाहिए ना वो सब यहां मिल सकता है, सब मिल सकता है। अरे दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप, और इसने अभी मिस्टर एरिक वरेज जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े गुरु है, कोच है, उनको डायरेक्टर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रेटजी नियुक्त किया है। इंटरनेशनल नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रेटजी का डायरेक्टर नियुक्त किया है एरिक वरे को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, अमेरिका। क्योंकि इनको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज है। इनसे किसी ने पूछा अगर आज आपका सब कुछ खत्म हो जाए तो आप क्या करोगे, अगर आज आपका सब कुछ खत्म हो जाए तो आप क्या करोगे? आई वुड गेट इन टू नेटवर्क। इन्होंने बोला कुछ नहीं करूंगा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर दूंगा। ये दुनिया के सबसे नंबर 1 अमीरों में से बिल गेट्स है। इनसे किसी ने पूछा आप क्या करोगे, इन्होंने कहा मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग। और ये तो यहां तक कहते हैं अगर आपका बिजनेस इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ है तो मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं, आपका बिजनेस है ही नहीं, बिजनेस की दुनिया से आउट हो जाएगा। और ये रॉबर्ट कियोसाकी, वो कहते हैं अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सब लोग काम करते हैं। नेटवर्क में शक्ति है दोस्तों, बहुत बड़ी शक्ति है। और ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आरसीएम का, 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला आरसीएम का ये विशाल साम्राज्य आपका बन सकता है, बशर्ते आप इसको ज्वाइन कर लें, बशर्ते आप इसको थोड़ा सा सिस्टम को अपना लें। फैसला आपके हाथ कि आपको क्या करना। एंड में आपको 2 छोटी छोटी चीजें बता के आज के प्रोग्राम को खत्म करूंगा। बहुत सारे साथी आप में से होंगे, बहुत सारी बहनें आप में से होंगी जो इस बिजनेस को सीरियसली करना चाहिए। 2 किताबें रिकमेंड कर। पहला, कॉपी कैट मार्केटिंग 101। समय की कमी थी, अदरवाइज मैं आपको वो दिखा भी देता, लेकिन चूंकि समय की कमी थी इसलिए मैं वो उसकी स्लाइड आपको पीडीएफ वगैरह में जो है वो नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन फिर भी आपको मैं रिकमेंड जरूर करूंगा कि आप उसको जरूर, दोनों किताबों को आप पढ़ें। 1 मिनट। तो एक तो कॉपी कैट मार्केटिंग 101 और दूसरी डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, पार्ट 1, डॉक्टर सुरेंद्र वत्स। सबसे पहले कॉपी कैट मार्केटिंग 101 को पढ़ें, 20-25 मिनट में आप पढ़ दोगे। और उसके बाद में जब आपका विजन क्लियर हो जाए नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, कॉपी कैट मार्केटिंग 101 पढ़ने के बाद, तो उसके बाद में आप डॉक्टर सुरेंद्र वत्स साहब की, जो हमारे आरसीएम के डायमंड है, उनकी किताब डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, उसको लीजिए और एज ए गाइड उसको इस्तेमाल। उसमें मतलब आप ये मानिए कि वो किताब आपको एक प्रैक्टिकल गाइड मिला है, जिससे आप पढ़ के वो सब कुछ बन सकते हैं। सब कुछ हमें मिला है वो आपको प्राप्त हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। ओवर टू चांदा मैम।